हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एकेडमी। इग्नो एकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत सारे प्लानिंग करने पड़ते हैं, बहुत सारा चीज इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत सारी चीज पढ़नी पड़ती है, उसके बाद जाके आपके लिए वीडियो लाता हूँ। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो इस वजह से आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, ठीक है, वीडियो को शेयर करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना है, और क्या प्रॉब्लम आपको जरूर बताना है। तो चलते हैं, बढ़ेंगे हम लोग आगे। हम लोग अभी कवर अप कर रहे हैं, देखो हर एक चीज की वीडियो आती रहेगी, मैंने जैसे कि बोला था तुमको। और अभी जो चल रहा है अभी ना, कि हम लोग ऑथर्स और पोएट्स के बारे में जानेंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की नहीं, बाकी मास्टर्स वगैरह वगैरह जितने भी सब कुछ है उसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट ऑथर्स और पोएट्स के बारे में हम लोग जानेंगे इंग्लिश के। ये उसी का वीडियो है और उसी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे बिना लेट किए हुए, ठीक है। विलियम शेक्सपियर के बारे में हम लोग जानेंगे। विलियम शेक्सपियर के ऊपर में थोड़ी सी हम लोग स्टडी करेंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, दिक्कत मत लीजिए, ठीक है, बने रहिए वीडियो में और बहुत सारा प्यार दीजिए। चलिए पहले तो देखेंगे कि हम लोग विलियम शेक्सपियर जो है, उनकी जो अपनी अर्ली लाइफ है, वो अर्ली लाइफ कैसी थी, ठीक है, उस चीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है कि हम लोग देखेंगे अभी कि एक चीज, हाँ चलिए, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड। विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 1564 इन स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, वॉरविकशायर, इंग्लैंड। यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। हिज फादर जॉन शेक्सपियर वॉज अ सक्सेसफुल ग्लोव मेकर एंड ऑल्डरमैन। देखो कुछ कुछ मीनिंग्स जो है आपके, वो आपको थोड़े से डिक्शनरी से निकालना भी चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि क्या है, ठीक है। हालांकि मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है, पर किसका मीनिंग चाहिए वो आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। तो ताकि पता चले कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। While his mother Mary Arden came from a wealthy farming family, Shakespeare likely attended King's School, where he studied Latin, rhetoric, and classical literature. In 1582, at the age 18, he married Anne Hathaway, who was 26। थोड़ा अपने से एज जो ज्यादा थी उनसे उन्होंने शादी की, तो जाहिर सी बात है कि लव मैरिज हुआ होगा, है ना। They had three children, Susanna and twins Hamnet and Judith. The period between 1585 to 1592 is known as the Lost Years, as no records exist of his activities। ठीक है, इस पीरियड को हम लॉस्ट ईयर्स भी जाना जाता है। तो इस समय पे क्या है, 1585 से 1592, इस समय पे क्या हुआ कि उस समय के बारे में, मतलब शेक्सपियर के बारे में कोई भी आइडिया या फिर कोई भी एक्टिविटी नहीं निकली थी, तो उस समय के हम लोग लॉस्ट ईयर्स के नाम पे जानते हैं, क्योंकि एज नो रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट ऑफ हिज एक्टिविटीज, उनकी एक्टिविटीज के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं था। बाय 1592 he had established himself in London's theatre scene as both an actor and playwright। जो इसके बाद में क्या हुआ कि 1592 में वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके थे लंदन में, जो कि थिएटर सीन और या फिर थिएटर करते थे, एक्टर के हिसाब से, प्ले राइट के हिसाब से लिखते भी थे, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे थ्री पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स वर्क। अब तो उनके बारे में हो गया कि क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट नोट्स, तो आप यहां से आराम से अगर वीडियो देखते हैं पसंद आएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप आराम से यहां से निकाल सकते हैं, बहुत सारा चीज लिख सकते हैं शेक्सपियर के बारे में, ठीक है। तो अर्ली पीरियड में देखेंगे 1519 1594, शेक्सपियर began his career writing comedies like the Comedy of Errors, The Taming of the Shrew, A Midsummer Night's Dream। He also wrote his story plays including Henry VI trilogy and Richard III। These works established his reputation in London's theatrical world। तो देखो ये बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है, तो इसको मैं आपको मतलब क्या होता है कि हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा चीज है, थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ, ठीक है। अर्ली पीरियड में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। मिडिल पीरियड का टाइमिंग शुरू होता है 1595 to 1600। दिस फेज मार्क्ड शेक्सपियर्स आर्टिस्टिक मैच्योरिटी विथ मास्टरफुल कॉमेडीज सच एज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। बहुत अच्छा एक स्टोरी, आप देख सकते हैं इसको, कभी मौका मिलेगा तो पढ़िएगा बुक में, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे बसानियो होता है, एंटोनियो होता है, मेन कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये आपको मैं कभी और स्टोरी के लायक, अगर आपको चाहिए इसकी स्टोरी तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा, तो मैं आपको इस स्टोरी के बारे में भी कुछ स्टोरीज भी मैं लेकर आपके सामने आऊंगा। Much Ado About Nothing, As You Like It, he also wrote Romeo and Juliet and began exploring deeper tragic themes। तो tragic themes जो tragedy होते हैं उसमें भी इन्होंने काम किया। The history plays Henry IV and Henry V also belong to this period। The historical जो plays है Henry IV या फिर Henry V, वो भी इस period से था, ठीक है। Late period
उसके बाद आता है लेट पीरियड। तो ये सारे ना जितने भी चीजें सारे को मिलाकर आप जब कोई भी क्वेश्चंस आते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी मतलब ऑथर्स और पोएट्स के बारे में आएंगे, तो बने रहिएगा। ठीक है, शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज इमर्ज ड्यूरिंग दिस फेज। अब ग्रेटेस्ट जो ट्रेजेडीज है, इसके बाद में हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है एंड मैकबेथ है। दिस वर्क्स explore profound themes of ambition, jealousy, betrayal and human nature. Later he wrote romances like The Tempest and The Winter's Tale, blending tragedy with redemption. ठीक है, तो ये बहुत सारे चीजें हैं ऐसे पोएम्स है, सॉरी पोएम्स तो नहीं खैर, ऐसे जो प्लेज है उन्होंने लिखा था। बहुत ही अच्छा अच्छा प्लेज है। मैकबेथ, उसके बाद में हो गया आपका किंग लियर। ठीक है, ये सारे उसके बाद में आपको देखने को मिलेंगे लेटर पीरियड में। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो कुछ कुछ मेजर ट्रेजेडीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज है जो विलियम शेक्सपियर के जो फेमस हुआ था उस समय पे। ठीक है, जैसे कि हैमलेट है 1600 to 1601 में ये चला था, मतलब ठीक है इस समय की बात है। शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट प्रोफाउंड ट्रेजेडी एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ, देखो इसमें किस चीज के थीम्स है, किसके ऊपर में ये स्टोरीज बनाई गई। रिवेंज, मोरालिटी, पॉलिटिकल करप्शन इन डेनमार्क। ठीक है, हैमलेट बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ठीक है, प्रिंस हैमलेट सीक्स टू एवेंज। इसमें क्या होता है कि मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ये स्टोरीज जो है आपको पढ़ने को मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं मैं इसको आपके सामने एज ए समरी लाऊं, ठीक है, तो जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। प्रिंस हैमलेट सीक्स टू एवेंज हिज मर्डरर फादर्स मर्डर, मतलब जो उसके पापा को मार दिया जाता है, ठीक है, उसका बदला लेने के लिए आता है। ठीक है, कि किसने मारा उनको, क्लॉडियस ने मारा। द प्ले एग्जामिन्स existential questions through the famous to be or not to be solitude, एक्सप्लोरिंग डेथ, द आफ्टर लाइफ एंड मोरल एक्शन। तो ये सारे चीजों के बारे में बताया गया है। तो मैंने आपको कहा है कि जिस जिस चीजों के बारे में, क्योंकि मैं अगर आपको यहाँ पे मीनिंग बता दूंगा तो आप कमेंट नहीं करेंगे, इसी वजह से मैं आपको मीनिंग नहीं बता रहा हूं। आपको जिस चीज की मीनिंग चाहिए वो आप जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा, उस चीज का मीनिंग आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब मैकबेथ है 1606 में बनाया गया, मतलब 1606। ए पावरफुल स्टडी ऑफ एम्बिशन, गिल्ट, फेट, किस्मत वर्सेस फ्री विल। द स्कॉटिश जनरल मैकबेथ, spurred by prophecy and Lady Macbeth's manipulation, murders King Duncan to seize the throne. The play explores how unchecked ambition leads to moral decay, psychological torment and ultimate destruction. मतलब क्या होता है कि अगर किसी के पास में अनचेक्ड एम्बिशन, मतलब इच्छा बहुत ज्यादा, अभिलाषा, चाह, अगर लोभ, लालच ये सब बढ़ जाती है तो डेथ या फिर अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन के तरफ जाती है। ठीक है, ये इस चीज की ट्रेजेडीज की थीम्स है। अब देखिए शेक्सपियर की कुछ कॉमेडीज के बारे में हम देख लेते हैं। अ मिड समर नाइट्स ड्रीम 1595 to 96, अ मैजिकल कॉमेडी एक्सप्लोरिंग लव्स इरेशनलिटी थ्रू इंटरवाइनिंग प्लॉट्स ऑफ एथेनियन लवर्स, फेयरी royalty and amateur actors. Themes include transformation, imagination and the contrast between reason and passion. The Merchant of Venice, complex ट्रेजिक कॉमेडी है, ये ट्रेजिडी और कॉमेडी मिक्स है, एग्जामिनिंग मर्सी वर्सेस जस्टिस। ठीक है, थ्रू शाइलॉक्स बॉन्ड एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ प्रेजुडाइस, ठीक है, फ्रेंडशिप एंड लव, इन तीनों के ऊपर में काम किया गया। 12th नाइट, ये बहुत ही नामी जाना माना है। तो ये सारे चीजों के बारे में भी आपको क्वेश्चंस में आएंगे, चाहे वो मास्टर्स में आए चाहे वो ग्रेजुएशन में आए। तो जिस चीज के बारे में आपको चाहिए तुरंत मुझे भेज दीजिएगा, मैं उस चीज के बारे में आपको आराम से आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। रोमांटिक कॉमेडी ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, ठीक है, मिस्टेकन आइडेंटिटी के ऊपर एक रोमांटिक कॉमेडी है। जेंडर डिस्गस एंड अनरिक्वाइटेड लव, वायलस डिस्कस एक्सप्लोर सोशल हायरार्की एंड सेल्फ डिस्कवरी। तो इसके ऊपर में सेल्फ डिस्कवरी है, सोशल हायरार्की है, मतलब जो होता है सोशल हायरार्की, मतलब हायरार्की मतलब होता है कि मतलब पैतृक जो होते हैं ना, जैसे फादर, ग्रैंडफादर, सन, तो इसके ऊपर में स्टोरी बताई गई है। तो देखिएगा आप 12th नाइट में अगर आप चाहिए तो जरूर मेंशन कीजिए। हिस्टोरिक प्लेस, अब हिस्टोरिक प्लेस है कुछ कुछ, देखिएगा हमारे जो शेक्सपियर जी है उन्होंने लिखा था। रिचर्ड III 1593, अ मास्टरपीस ऑफ ट्यूडोर प्रोपागेंडा डिपिक्टिंग रिचर्ड एज अ विलेनियस usurper. The play explores themes of tyranny, political manipulation and divine retribution. देखो ये जब चीजें है ना, पॉलिटिकल
मैनिपुलेशन, टायरनी, ठीक है, ये चीज आपको जानना जरूरी है, तभी आप इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ रहे हैं, है ना, वरना फिर कैसे होगा, क्योंकि आपको ये चीज भी जाननी जरूरी होती है, जब आप लिखेंगे तब चीजें क्लियर होनी चाहिए। रिचर्ड्स फेमस ओपनिंग, नाउ इज द विंटर ऑफ आवर discontent showcases Shakespeare's exploration of ambition and moral corruption in pursuit of the crown। ठीक है, क्रोन को लेके चलेगा ये, है ना। हेनरी फाइव एंड हेनरी फोर, द हेनरियाट tetralogy examines kingship and English national identity। Henry IV parts 1 and 2 contrast Prince Hall's tavern education with political responsibility। Henry V celebrates English heroism at Agincourt while questioning the costs of war। This play shapes England's understanding of its own history and monarchy। तो इंग्लैंड में जब ये जो स्टोरीज लिखी गई थी, ये इंग्लैंड में कैसे मोनार्ची होती है इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, वॉरियर टाइप में है, तो यहाँ पे इसीलिए वॉरियर्स के ऊपर में कहानी है, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, तो इसकी हिस्ट्री और जो किंगशिप है उसके बारे में कहा गया है, तो यहाँ पे देखने से पता चल जा रहा है। ठीक है, अब शेक्सपियर्स के कुछ सोनेट्स भी हैं, जिसको हम लोग पोएम के नाम से भी जाने जाते हैं, मतलब बोलते हैं शेक्सपियर्स के सोनेट्स हैं। देखो ये चीज क्या है, शेक्सपियर्स रोट 154 सोनेट्स, याद रखिएगा, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1609। दे एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लव। ये सोनेट्स, ये जो सोनेट्स लिखे गए छोटे छोटे, मतलब 14 लाइन्स के पोएम्स लिखे गए हैं, ठीक है, वो किस में लिखे गए, ज्यादातर लव, ब्यूटी, मोरालिटी एंड टाइम। द कलेक्शन डिवाइड्स इनटू फेयर यूथ सीक्वेंसेस, सोनेट्स 1 to 126 फेयर यूथ सीक्वेंस के ऊपर में होगा। एड्रेसिंग अ यंग नोबल मैन एंड द डार्क लेडी पोएम्स, सोनेट्स 127 से 154, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फीचरिंग ए मिस्टीरियस वुमन, यहाँ पे मिस्टीरियस वुमन के बारे में बताया गया, मतलब एक मिस्टीरियस जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद नोटेबल लिटरेरी डिवाइसेस इंक्लूड्स, इसमें बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस भी है। लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर में अगर आपको क्लास चाहिए तो वो भी मैं लेके आऊंगा, ठीक है, अलग से प्लेलिस्ट बनेगी, और इसको देखने के लिए प्लेलिस्ट मौजूद है, देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी प्लेलिस्ट मौजूद है, वो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, जाके वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उसमें भी कुछ आपको चाहिए तो जरूर मेंशन कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियो आ जाएंगे, डोंट वरी। इंक्लूड, तो इसमें क्या कुछ लिटरेरी डिवाइसेस इंक्लूड है, जिसमें मेटाफोर है, पर्सनिफिकेशन है। मेटाफोर मतलब क्या है, कंपेरिजन ऑफ थिंग्स इनडायरेक्टली, जिसमें जैसे अगर मैं कोई चीज कंपेयर करूंगा, जैसे ब्राइट, अगर मैं बोलता हूं ब्राइट एज गोल्ड, तो ब्राइट को मैंने गोल्ड के साथ कंपेयर किया, ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे लाइक बोलते हैं कि लाइक और एज जब हम यूज करते हैं किसी चीज में, जो नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के बारे में कंपेरिजन करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लाइक, तो नॉन लिविंग के साथ में लिविंग थिंग्स का कंपैरिजन करेंगे तो उसमें लाइक और एज लगता है, तो वो सिमिली हो जाता है। जिसमें लाइक और एज का यूज नहीं होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। जैसे अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम भी है, उसमें कहा गया है कि डस्ट एंड स्नो हो गया, फायर एंड आइस हो गया। फायर एंड आइस जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो फायर एंड आइस को, फायर को किया गया है डिजायर के साथ में, फायर एज ए डिजायर, तो डिजायर को फायर इज डिजायर, तो फायर के साथ में डिजायर का कंपैरिजन केस में लाइक और एज नहीं है, तो इसको हम मेटाफोर बोलेंगे। ठीक है, तो वैसे पर्सोनिफिकेशन है, तो किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज दे देना। जैसे अगर मैं बोलूं कि द वॉल स्माइल्स ऑन मी, है ना, दीवार कभी भी हंसता तो है नहीं आपके ऊपर में, पर दीवार को हंसने लायक एक हमने उसको क्वालिटी दी है, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की, ये पर्सोनिफिकेशन है। तो ऐसे बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस भी है, ठीक है, ओनोमोटोपिया है, मेटाफोर है, सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है, एंजाममेंट है, तो चलते रहता है ऐसा। एन इंग्लिश सोनेट फ्रॉम 3 क्वार्टरेंस एंड ए कपलेट, ठीक है, कपलेट होता है दो दो, और 3 क्वार्टरेंस होगा, ठीक है, तो 4-4 लाइन के होंगे, और कपलेट भी है, कपलेट मतलब दो दो लाइन्स के पोएम होंगे। मेजर थीम्स शेक्सपियर्स के कौन कौन से हैं देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा इमेज से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, मतलब एक्चुअली दिखता क्या है और रियलिटी क्या है, उसके ऊपर सेंट्रल टू प्लेस लाइक हैमलेट, ओथेलो एंड मैकबेथ, कैरेक्टर डिसीव एंड आर डिसीव्ड, क्वेश्चनिंग ट्रूथ एंड परसेप्शन। ऑर्डर वर्सेस chaos, Shakespeare explores social and political disorder in his histories and tragedies, reflecting Elizabethan beliefs about divine hierarchy. Nature of power, examined through ambitious rulers in Macbeth, Richard III, Julius Caesar. Power corrupts and leads to downfall, है ना। Love and jealousy, from romantic comedies to tragedies like Othello's, love's transformative and destructive powers are explored. Fate versus free will, characters struggle against destiny in Romeo and Juliet and Macbeth, questioning human agency। ठीक है, जैसे स्ट्रगल जो है
अगेंस्ट कैरेक्टर स्ट्रगल अगेंस्ट डेस्टिनी, मतलब किस्मत के खिलाफ जाना, तो ये बताया गया है। तो हर किसी का मीनिंग बता देगा, पर कमेंट जरूर करना है। अब इसके साथ में हम लोग इस चीज को कंक्लूड करते हैं। देखिए थोड़ा बहुत देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। शेक्सपियर्स enduring Shakespeare's enduring legacy. Shakespeare revolutionized the English language. शेक्सपियर ने इंग्लिश लैंग्वेज को रिवोल्यूशनाइज्ड किया है, मतलब इसमें चेंजेस लाए हैं बहुत सारे, ठीक है। coining over 1700 words including assassination, lonely and generous. His dramatic conventions, soliloquies, tragic flaws, comic subplots became foundational elements of western theater and continue to influence modern drama and literature. उसके बाद में modern drama literature में भी ये सब चीजें आने लगी, ठीक है। यूनिवर्सल रेलिवेंस टुडे, अभी आजकल में क्या यूनिवर्सल, शेक्सपियर्स एक्सप्लोरेशन ऑफ टाइमलेस ह्यूमन थीम्स, लाइक जो ह्यूमन थीम्स के ऊपर मैं काम किया, जैसे लव, एम्बिशन, जेलसी, मोरालिटी एंड जस्टिस, ensures his work remain essential in academic curriculum worldwide including IGNO's graduation syllabus also, offering profound insights into human nature that transcend cultural and temporal boundaries, जिसमें जो temporal boundaries है, जो कल्चरल एंड टेम्पोरल बाउंड्रीज हैं, जो कल्चर या फिर जो टेम्पररी जो बाउंड्रीज हैं हमारे लाइफ में, सोसाइटी में, तो उसके ऊपर में, नेचर के ऊपर में, ह्यूमन नेचर के ऊपर में ज्यादातर फोकस किया है उन्होंने, ठीक है। तो ये सबसे चीजें, तो ये थिएटर आप देख सकते हैं, इसमें थिएटर के बारे में ध्यान में दीजिएगा, बुक्स है, ये बाकी क्लासेस में भी चलती हैं, ठीक है। अभी हर जगह पे है, सिर्फ इग्नो में नहीं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में चलती है, ठीक है। तो आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट विशेष है, ठीक है। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, अब शेक्सपियर ने एक चीज भी कहा था, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, पूरी जो दुनिया है एक स्टेज है, ठीक है। तो इस चीज पर ध्यान रखना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और आइए, और कुछ भी चाहिए होगा तो कमेंट में जरूर बताना है, और आपके लिए वीडियो रेडी कर दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।